के लेसन को शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग क्या होता है। ऑप्शंस है बोरोइंग फ्रॉम डोमेस्टिक लेंडर, बोरोइंग फ्रॉम फॉरेन लेंडर, बोरोइंग फ्रॉम गवर्नमेंट एजेंसीज, ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। बताइए एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग क्या होता है। दोस्तों एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग कमर्शियल लोन होता है फॉरेन करेंसी में, जो कि नॉन रेजिडेंट लेंडर को देते हैं इंडियन बोरोवर को। इसको वाइडली यूज किया जाता है ताकि हम एक्सेस प्रोवाइड कर सके फॉरेन मनी का इंडियन कॉरपोरेशन के द्वारा या पीएसयू के द्वारा। तो ये ईसीबी जो है वो बैंक लोन, बायर्स क्रेडिट, सप्लायर्स क्रेडिट, सिक्योरिटाइज इंस्ट्रूमेंट के फॉर्म में होता है, राइट। और ईसीबी को गवर्न किया जाता है दोस्तों आरबीआई के द्वारा। और एक्ट कौन सा है, फेमा एक्ट है, अंडर द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। तो कुछ बेनिफिट्स है ईसीबी का। पहला बेनिफिट है कि इसका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो कम होता है, लो इंटरेस्ट रेट होता है, राइट, डोमेस्टिक लोन के कंपैरिजन में। दूसरा है कि ये लार्ज लोन अमाउंट का एक्सेस होता है, एक्सेस टू लार्जर लोन अमाउंट, मतलब ज़्यादा लोन हम ले सकते हैं, राइट। इसका रिपेमेंट पीरियड क्या होता है, लॉन्गर होता है, ये भी एक एडवांटेज है। रिपेमेंट पीरियड क्या है दोस्तों, इसका लॉन्गर है, ईसीबी का ये बेनिफिट है। और दोस्तों इसमें डाइवर्सिफिकेशन है फंड का। तो ये सभी दोस्तों ईसीबी के बेनिफिट्स हैं। तो ईसीबी कॉमर्शियल लोन होता है फॉरेन करेंसी में, जो कि नॉन रेजिडेंट लेंडर लेते हैं टू इंडियन बोरोवर, राइट। चलिए, तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बोरोइंग फ्रॉम फॉरेन लेंडर। यानी फॉरेन लेंडर से आप यदि बोरो कर रहे हैं तो इसे आप लोग कहते हैं ईसीबी, यानी एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड यानी एमएएमपी क्या होता है ईसीबी का। ठीक है, आइए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। दोस्तों जो हमारा सही जवाब है 3 साल का है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। लेट मी एक्सप्लेन। तो जो मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड होता है ईसीबी का वो 3 साल का होता है। सो दिस इज 3 ईयर। लेकिन इसमें लिमिट क्या है, ईसीबी जो है 3 साल तक का तो होगा, लेकिन ईसीबी अप टू $5 मिलियन, कितने तक, 50 मिलियन डॉलर तक। ठीक है, तो $50 मिलियन तक का ईसीबी है। तो 3 साल का इसका एमएएमपी होता है, और 5 साल का एमएएमपी तब होगा जब ईसीबी जो है, ईसीबी का जो वैल्यू है वो $50 मिलियन से ऊपर हो। ठीक है, तो $50 मिलियन से ऊपर हो तो 5 साल का एमएएमपी होता है। तो ये रिक्वायरमेंट किसने सेट किया है, सो दिस रिक्वायरमेंट हैज़ बीन सेट बाय आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ताकि जो फॉरेन एक्सचेंज रिस्क है यानी जो फॉरेक्स रिस्क है उसे कम कर सकें, ठीक है, बोरोवर को, और इंश्योर कर सकें कि ईसीबी को यूज़ किया जा रहा है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। अब देखिए ये लॉन्ग टर्म जो लॉन्ग मैच्योरिटी पीरियड है ये बोरोवर को ज़्यादा टाइम देता है लोन के रिपेमेंट के लिए, और उनका जो एक्सपोजर है शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन से उसको घटाता है। तो इसका बेनिफिट समझ में आया आपको, मोर टाइम मिलता है, टाइम ज़्यादा मिलता है लोन रिपेमेंट के लिए, और जो एक्सपोजर है शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन का वो घटाता है। ये बोरोवर को अलाउ करता है कि वो मैच्योरिटी को मैच करें ईसीबी का अपनी कैश फ्लो के साथ। तो ये सभी बेनिफिट्स है। कुछ बेनिफिट्स के बारे में बात करें लॉन्ग टर्म मैच्योरिटी होने का, तो सबसे पहले तो फॉरेक्स रिस्क कम करना, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। दूसरा बेनिफिट है कि बोरोवर अपने लोन के मैच्योरिटी को मैच कर सकते हैं अपने कैश फ्लो के साथ। तीसरा जो ओवरऑल फाइनेंसिंग कॉस्ट होता है वो कम होता है। यदि हमारा एमएएमपी ज़्यादा होगा तो जो फाइनेंसिंग कॉस्ट होता है दोस्तों वो क्या होता है, कम होता है, राइट। चलिए, तो आपको समझ में आ गया इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन एंटिटीज आर एलिजिबल फॉर ईसीबी, यानी कौन से भारतीय एंटिटीज हैं जो कि ईसीबी के लिए एलिजिबल होते हैं। ऑप्शंस है केवल गवर्नमेंट एंटिटीज, केवल प्राइवेट एंटिटीज, केवल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और ऑप्शन डी कर रहा है एलिजिबल रेसिडेंट एंटिटीज। बताइए दोस्तों कौन से इंडियन एंटिटीज एलिजिबल होते हैं ईसीबी के लिए। दोस्तों सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर डी, एलिजिबल रेसिडेंट एंटिटीज, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, एलिजिबल रेसिडेंट एंटिटीज। तो दोस्तों कुछ एलिजिबल रेसिडेंट एंटिटीज होते हैं वो एलिजिबल होते हैं ईसीबी के लिए। तो सबसे पहला है कॉर्पोरेट्स, द फर्स्ट इज कॉर्पोरेट्स। ठीक है, तो कॉर्पोरेट्स क्या होते हैं, कॉर्पोरेट यानी कि जो कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होते हैं। इसमें एक्सेप्शन है फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी जैसे कि बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। दूसरा है दोस्तों हमारे एनजीओज जो होते हैं वो होते हैं जो कि माइक्रो फाइनेंस एक्टिविटी में इंगेज हैं। तीसरा है यूनिट इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन, यानी एसईजेड में जो यूनिट है वो। फिर चौथा है हमारा सिडबी। ठीक है, तो सिडबी भी हमारे एलिजिबल रेजिडेंट एंटिटीज़ हैं। फिर पाँचवा है हमारा एक्सिम बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिम बैंक को भी एलिजिबिलिटी माना गया है। छठा है स्टार्टअप एजेंसी,
ठीक है। तो ये जरूरी है नोट करना कि दोस्तों कुछ सर्टेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और एंड यूज रेस्ट्रिक्शन है ईसीबी के लिए, जैसे कि ईसीबी को आप ऑन लैंडिंग या इन्वेस्टमेंट के लिए यूज नहीं कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में। तो यदि आप एक एलिजिबल रेजिडेंट एंटिटी हैं और आप ईसीबी रेज करना चाह रहे हैं तो ये जरूरी है कि आप एक क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कीजिए ताकि इंश्योर कर सकें कि आप सारे के सारे रेगुलेशन से कॉम्प्लाई कर रहे हैं। और बेनिफिट तो जानते ही हैं, बेनिफिट क्या क्या है ईसीबी का। तो सबसे पहले कि लो इंटरेस्ट रेट होता है। दूसरा बेनिफिट है कि लार्जर लोन अमाउंट का आपको एक्सेस मिल जाएगा। फिर दोस्तों तीसरा बेनिफिट है कि जो रिपेमेंट पीरियड होता है वो लॉन्गर होता है, एमएमपी मैंने आपको बताया ना वो लॉन्गर होता है। और चौथा बेनिफिट है कि फंड का डाइवर्सिफिकेशन। सो दीज आर द बेनिफिट्स, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स ये तो बीएफएम का बात रहा। जो हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में जुड़ेंगे उनको केवल मॉक टेस्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके साथ साथ दोनों दोस्तों उनको यूनिट वाइज जो वीडियोस हैं, जो मैं आपको बोला ना कि डेली बेसिस पे मैं आपको पेज बताऊंगा और पेज के बेसिस पे आपको उससे रिलेटेड कंटेंट प्रोवाइड करूंगा कि हाँ ये शॉर्ट नोट्स है इसका, ये इसका वीडियोज है, तो वो आपको मिलेगा। और फाइनली मैं आपको कैप्सूल कोर्स भी इसके अंदर प्रोवाइड करूंगा मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर। तो बेसिकली मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर आपको क्या मिल रहा है, पीडीएफ मिल रहा है, प्लस वीडियोज मिल रहा है, और प्लस आपको मॉक मिल रहा है, और प्लस कैप्सूल कंटेंट मिल रहा है। जो हमारा व्हाट टू स्टडी पीडीएफ होता है, कैप्सूल कंटेंट होता है, यानी ये चारों चीज का फायदा आपको मिल रहा है हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर। और फ्रेंड्स मेंटरशिप प्रोग्राम का मैं आपको कॉस्ट बता देता हूं, वो है मात्र ₹400। तो फ्रेंड्स ये भी हमारा एक एप्लीकेशन पे, इसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देता हूं, या मुझे व्हाट्सएप करें इस पार्टिकुलर नंबर पर डिटेल जानकारी प्राप्त करने के लिए कि कैसे मैं इस मेंटरशिप प्रोग्राम में इनरोल होना चाहता हूं। तो मुझे व्हाट्सएप करके डिटेल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या हमारे क्वेश्चन, क्या ईसीबी को आप रेज कर सकते हैं 3 साल से कम पीरियड के लिए? कैन यू रेज ईसीबी फॉर लेस देन 3 years? ऑप्शन ए नो इट इज नॉट अलाउड। ऑप्शन बी यस बट ओनली अंडर द अप्रूवल रूट। ऑप्शन सी यस बट ओनली अंडर द ऑटोमेटिक रूल। ऑप्शन डी यस इट इज अलाउड अंडर बोथ द रूट। दोस्तों सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर डी। मैं समझाता हूँ। देखिए ईसीबी को जो है 3 साल से कम पीरियड के लिए भी रेज किया जा सकता है, ठीक है, अंडर ऑटोमेटिक रूट हो चाहे हमारा अप्रूवल रूट हो, लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शन है एंड यूज में। तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ईसीबी को आपने 3 साल से कम के लिए रेज किया, उसे आप कुछ पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते। जैसे कि आप रिपेमेंट कर रहे हैं रूपी लोन का, ठीक है। सो यू आर रिपेइंग द रूपी लोन, इस पर्पस के लिए आप इसे यूज नहीं कर सकते, ठीक है, रिपेमेंट ऑफ द रूपी लोन। दूसरा है कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तीसरा है ऑन लैंडिंग। सो फॉर दिस पर्पज यू कैन नॉट यूज दिस ईसीबी विच इज रेज फॉर पीरियड ऑफ लेस देन 3 year। तो यदि मान लीजिए कि आप एक ईसीबी रेज करना चाह रहे हैं 3 साल से कम अवधि के लिए, तो ये जरूरी है कि आप क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें ताकि इंश्योर कर सकें कि आप जो कंप्लाई कर रहे हैं सारे के सारे एप्लीकेबल रेगुलेशन से, राइट। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, यानी आप इसे दोनों रूट के अंदर रेज कर सकते हैं, राइट। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द अप्रूवल रूट ऑफ रेजिंग ईसीबी, यानी हमारे जो ईसीबी है उसको रेज करने का अप्रूवल रूट कौन सा है। सो दिस इज द क्वेश्चन। So let me explain the correct answer to this particular question. Options are: borrower are required to obtain approval from Ministry of Finance, borrower are required to obtain approval from Reserve Bank of India, borrower are required to obtain approval from SEBI यानी Security Exchange Board of India, ऑप्शन डी none of the above। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी borrower को अप्रूवल लेना पड़ता है आरबीआई से, राइट। तो देखिए जो अप्रूवल रूट है ईसीबी का वो ये है कि देखिए द अप्रूवल रूट इज फॉर ईसीबी दैट डू नॉट मीट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर ऑटोमेटिक रूट। सिंपल सी बात है, यदि ऑटोमेटिक रूट के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट नहीं करेगा तो वहाँ पे अप्रूवल आपको लेना पड़ेगा। तो ऐसा किस कारण से हो सकता है? ऐसा हो सकता है कि ईसीबी का अमाउंट ज़्यादा हो, ईसीबी के अमाउंट के कारण हो सकता है आपको वो अप्रूवल रूट लेना हो, या मान लीजिए कि एंड यूज पे भी निर्भर करता है कि आप ईसीबी को कहाँ यूज कर रहे हैं, या बोरोवर के फाइनेंशियल कंडीशन पे भी निर्भर करता है। तो यदि आपको एक ईसीबी को रेज करना है अप्रूवल रूट के अंतर्गत तो बोरोवर को सबमिट करना पड़ता है एप्लीकेशन को आरबीआई को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है।
द बोरोवर क्या करें, बोरोवर विल सबमिट द एप्लीकेशन टू द आरबीआई थ्रू द ऑथराइज्ड डीलर बैंक। सो जो एप्लीकेशन है उसके अंदर सारे रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन रहेंगे ईसीबी के बारे में, जैसे उसका अमाउंट क्या है, उसका पर्पस क्या है, मैच्योरिटी पीरियड क्या है, इंटरेस्ट रेट क्या है। तो आरबीआई क्या करेगी, रिव्यू करेगी एप्लीकेशन को और अप्रूवल ग्रांट करेगी यदि वो सेटिस्फाई कर रहा है सारे के सारे एप्लीकेबल रेगुलेशन को। तो कुछ बेनिफिट्स मैं आपको बता देता हूँ इस अप्रूवल रूट का। तो सबसे पहला बेनिफिट है फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है। किसके टर्म्स में फ्लेक्सिबिलिटी, तो फ्लेक्सिबिलिटी अमाउंट के टर्म्स में, पर्पस के टर्म्स में, मैच्योरिटी पीरियड के टर्म्स में। और दूसरा एडवांटेज ये है कि हमारे पास वाइड रेंज ऑफ लैंडर होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, वाइड रेंज ऑफ लैंडर, तो इनका हमें एक्सेस मिलता है। तो ये दो बेनिफिट्स हैं अप्रूवल रूट के, राइट। लेकिन अप्रूवल रूट दोस्तों टाइम कंज्यूमिंग भी होता है, कॉम्प्लेक्स होता है ऑटोमेटिक रूट से। तो यदि आप ईसीबी को अप्रूवल रूट में रेज कर रहे हैं तो ये जरूरी है कि आप फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कीजिए। मैंने दो एडवांटेज बताया अप्रूवल रूट का, पहला बताया कि फ्लेक्सिबिलिटी होना और दूसरा बताया कि वाइड रेंज ऑफ लैंडर होना। और अप्रूवल रूट को कब यूज करते हैं मैंने बता दिया, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, और इसके लिए आपको आरबीआई का अप्रूवल लेना पड़ेगा, राइट। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एफसीवाई डिनोमिनेटेड, व्हाट इज एफसीवाई डिनोमिनेटेड ईसीबी। ठीक है, आइए जरा इसे डिस्कस करते हैं कि हमारे एफसीवाई डिनोमिनेटेड ईसीबी क्या होते हैं। So let's go through the options that we have. ऑप्शन ए कह रहा है कि लोन डिनोमिनेटेड इन इंडियन रुपीज, ऑप्शन बी कह रहा है, ऑप्शन बी कह रहा है दोस्तों कि एक लोन जो कि फॉरेन करेंसी में डिनोमिनेटेड है, ऑप्शन सी कह रहा है कि एक लोन जो कि इंडियन रुपीज में हो या फॉरेन करेंसी में हो, ऑप्शन डी कह रहा है कि एक लोन जो कि इंडियन एंटिटीज के द्वारा ऑब्टेन किया गया हो। बताइए क्या होता है एफसीवाई डिनोमिनेटेड ईसीबी। दोस्तों सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर बी, एक लोन जो कि फॉरेन करेंसी में डिनोमिनेटेड हो। मैं समझाता हूं दोस्तों, एफसीवाई डिनोमिनेटेड ईसीबी क्या होता है, बेसिकली फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, एक ऐसा लोन है जो कि फॉरेन करेंसी में रेज किया गया है और उसको सेम करेंसी में रिपे किया गया। यानी दोस्तों इसे रेज किया भी गया फॉरेन करेंसी में और उसे रिपेमेंट भी किया गया इसी करेंसी में, ठीक है। ये जो ईसीबी का टाइप होता है ये टिपिकली कौन यूज करते हैं, ये टिपिकली इंडियन एंटिटी यूज करते हैं। दिस इज यूज बाय टिपिकली इंडियन एंटिटीज, ताकि वो इंपोर्ट को फाइनेंस कर सके किसी फॉरेन करेंसी इन्वेस्टमेंट का। देखिए ये जो एफसीवाई, इसका सही जवाब मैं आपको बता दूं, सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राइट। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए एफसीवाई डिनोमिनेटेड ईसीबी ना, उसमें कुछ रेगुलेशन होता है, आरबीआई सेट करती है। जैसे मान लीजिए कि रिस्ट्रिक्शन रहता है कि कितना अमाउंट को रेज कर सकते हैं, उस प्रोसीड का एंड यूज क्या होगा, फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेस को हेज कैसे किया जाएगा, राइट। तो दोस्तों एफसीवाई डिनोमिनेटेड ईसीबी का कुछ बेनिफिट्स होता है, वो मैं आपको बेनिफिट बता देता हूँ। पहला होता है कि आपका लोअर इंटरेस्ट रेट होता है, लोअर आईआर, दिस इज द फर्स्ट बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट क्या है कि हमें लार्जर लोन अमाउंट मिलता है, राइट, सो वी गेट एक्सेस टू लार्जर लोन अमाउंट। तीसरा बेनिफिट है कि हमें रिपेमेंट पीरियड लॉन्गर होता है, रिपेमेंट टर्म लॉन्गर होता है। और चौथा बेनिफिट है डाइवर्सिफिकेशन का। लेकिन ये जरूरी है दोस्तों कि आप बेनिफिट और रिस्क को ध्यान में रखें इससे पहले कि एफसीवाई डिनोमिनेटेड ईसीबी में ध्यान रखें। मेन रिस्क होता है क्या, फॉरेक्स रिस्क, दिस इज द मेन रिस्क। मेन रिस्क क्या है दोस्तों, फॉरेक्स रिस्क, यानी फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। तो ये वो रिस्क होता है जिसमें करेंसी का जो वैल्यू है वो डिक्लाइन हो सकता है अगेंस्ट द इंडियन रुपीज। इस कारण से जो ईसीबी है ना वो और एक्सपेंसिव हो जाएगा रिपे करना। ऑब्वियस सी बात है, यदि फॉरेन करेंसी का वैल्यू घट जाए इंडियन रुपीज के अगेंस्ट तो क्या होगा, तो इसको रिपेमेंट करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, राइट। तो ये बात ध्यान रखना है। तो मैंने आपको हर एक एस्पेक्ट को समझा दिया कि फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड ईसीबी होता क्या है, राइट, इसके क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व होते हैं और इसके क्या क्या एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, एवरी एस्पेक्ट वी हैव डिस्कस। सो बिफोर कंटिन्यूइंग द लेसन लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू आवर CIB comprehensive plan. So in this plan we are providing PDF videos, mock tests plus daily quizzes एंड ऑल्सो वी आर प्रोवाइडिंग यू क्विक रिवीजन कैप्सूल PDF। यानी दोस्तों सारा का सारा कंटेंट आपको एक पार्टिकुलर कोर्स में मिल रहा है। तो देर किस बात की दोस्तों, जरूर इनरोल हो जाइए इस पार्टिकुलर कोर्स में। इसमें हमारा ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में प्रोवाइडेड है, इस कोर्स में इनरोल हो जाइए। और दोस्तों आज के लिए आपके लिए विशेष ऑफर है, 50% का डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है। तो आज के आज ही इस कोर्स में इनरोल होइए और डिस्काउंट का लाभ उठाइए। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव। किस तरह के इंस्ट्रूमेंट को एफसीवाई डिनोमिनेटेड ईसीबी में इंक्लूड किया गया है, राइट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट आर हैव बीन इंक्लूडेड इन द एफसीवाई डिनोमिनेटेड ईसीबी। तो बताइए किस तरह के इंस्ट्रूमेंट को इंक्लूड किया गया है। ऑप्शंस को देखते हैं। पहला ऑप्शन है ओनली बैंक लोन एंड फिक्स रेट लोन्स,
ऑप्शन बी ओनली ट्रेड क्रेडिट एंड फाइनेंशियल लीजेज, ऑप्शन सी बैंक लोन, फिक्स्ड फ्लोटिंग रेट लोन, ट्रेड क्रेडिट, एफसीसीबी, एफसीवी एंड फाइनेंशियल लीज। दोस्तों हमारा जो एमसीक्यू सेशन है ना, इसमें मैं आपको 15 से 20 क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, लेकिन हमारे पास एक्चुअली इस पार्टिकुलर यूनिट से लगभग 100+ क्वेश्चन है। यानी आप यदि इस एमसीक्यू को कवर करते हैं दोस्तों, तो निश्चित रूप से आपका पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। तो यदि आपको इस प्रकार की कंटेंट की रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं और डिटेल जानकारी ले सकते हैं कि कैसे आप इस तरह के कंटेंट को एक्सेस कर पाएंगे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन पे आते हैं। मैं आपको कुछ इंस्ट्रूमेंट का नाम लिख के देता हूँ। देखिए बैंक लोन, ठीक है, फिक्स्ड फ्लोटिंग रेट लोन, फिर ट्रेड क्रेडिट, एफसीसीबी क्या होता है, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, एफसीईवी क्या होता है, फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड, और फाइनेंशियल लीजेज। तो ये सभी इंस्ट्रूमेंट हैं जो कि इंक्लूड किए गए हैं एफसीवाई डिनोमिनेटेड ईसीबी में। दोस्तों बैंक लोन सबसे कॉमन टाइप ऑफ एफसीवाई डिनोमिनेटेड ईसीबी है। सो ये जो बैंक लोन है ना, ये सबसे कॉमन है, दिस इज द मोस्ट कॉमन, राइट। तो ये टिपिकली कौन बनाता है, फॉरेन बैंक बनाती है टू इंडियन बोरोवर। दे आर टिपिकली मेड बाय फॉरेन बैंक टू इंडियन बोरोवर। दोस्तों ये जो हमारा फिक्स्ड फ्लोटिंग रेट लोन है, ये डेब्ट सिक्योरिटीज है जो कि इंडियन एंटिटी इशू करती है किसी फॉरेन इन्वेस्टर को। तो फिक्स रेट लोन नोट्स पे जो इंटरेस्ट रेट होता है दोस्तों, वो फिक्स होता है जिस लोन के ड्यूरेशन तक, जबकि फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट लोन पे जो इंटरेस्ट रेट होता है वो फ्लक्चुएट करता है, राइट, बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट के साथ। यदि हम बात करें ट्रेड क्रेडिट की, तो ट्रेड क्रेडिट एक तरह का शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग है जो कि फॉरेन सप्लायर प्रोवाइड करते हैं इंडियन बायर को। ट्रेड क्रेडिट का जो पीरियड होता है वो 3 साल के लिए कम होता है। एफसीसीबी बॉन्ड होते हैं जो कि इंडियन एंटिटी इशू करती है किसी फॉरेन इन्वेस्टर को, और एफसीसीबी कन्वर्टेबल होता है इक्विटी शेयर ऑफ द इशूइंग कंपनी एट प्री डिटरमाइंड प्राइस। और यदि हम बात करें एफसीईवी का, तो ये वो बॉन्ड होता है जो कि इंडियन एंटिटी इशू करती है फॉरेन इन्वेस्टर को, और एफसीईवी एक्सचेंजेबल होता है दूसरे डेब्ट सिक्योरिटी के लिए। दोस्तों फाइनेंशियल लीज की बात करें तो फाइनेंशियल लीज एक तरह का लीज होता है जिसमें लेसर यानी कि फॉरेन बैंक होती है, वो एक एसेट को परचेज करती है जैसे कि मशीनरी को या इक्विपमेंट को, और उसे लीज पे दे देती है किसी लेसी को किसी प्री डिटरमाइंड पीरियड ऑफ टाइम के लिए। दोस्तों जितने भी इंस्ट्रूमेंट के बारे में मैंने आपको बात किया, सभी का अपना एडवांटेज या डिसएडवांटेज है। ये जरूरी है केयरफुली कंसिडर कीजिए कि अपने आपका बिजनेस का नीड क्या है, इससे पहले कि आप डिसाइड कीजिए कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट आपके लिए सही है, राइट। तो ऑल ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर टू दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। Now let's see the next question. What is INR denominated ECB? अभी तक हमने FCY denominated ECB देखा था, अब हम लोग देखेंगे कि हमारा INR denominated ECB क्या होता है। Let's go through the option. Options are a loan denominated in Indian rupees, यानी एक लोन जो कि इंडियन रुपीज़ में डिनोमिनेटेड है, एक लोन जो कि फॉरेन करेंसी में डिनोमिनेटेड है, एक लोन या तो इंडियन रुपीज़ में या फॉरेन करेंसी में डिनोमिनेटेड है, और एक लोन जिसको फॉरेन एंटिटी के द्वारा ही ऑब्टेन किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। देखिए INR डिनोमिनेटेड ईसीबी या इंडियन रुपीज़ डिनोमिनेटेड ईसीबी एक ऐसा लोन है जिसको इंडियन रुपीज़ में रेज किया जाएगा और सेम करेंसी में रिपे किया जाएगा। ये ईसीबी टिपिकली इंडियन एंटिटी यूज करते हैं, राइट, ताकि डोमेस्टिक ऑपरेशन को फाइनेंस कर सके और रीफाइनेंसिंग के लिए फंड को रेज कर सके। तो दोस्तों जो INR डिनोमिनेटेड ECB होता है ना, उसमें RBI के द्वारा कुछ रेगुलेशन सेट होता है, राइट, जैसे कि अमाउंट पे रिस्ट्रिक्शन होगा, और इसका बेनिफिट तो आपको पता ही होगा कि इंटरेस्ट रेट कम होता है, लार्जर लोन अमाउंट का एक्सेस होता है, रिपेमेंट पीरियड लॉन्गर होता है, फंड सोर्स का डाइवर्सिफिकेशन होता है, राइट। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर टू दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन, एंड आई हैव एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरी aspect related to this particular question. Now what type of instrument are included in INR denominated ECB? तो INR denominated ECB में ऑब्वियस सी बात है कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होंगे, तो इसके अंदर दोस्तों बैंक लोन, फिक्स फ्लोटिंग रेट लोन, ट्रेड क्रेडिट, एफसीसीबी, एफसीईबी, फाइनेंशियल लीजेज और प्लेन वेनिला रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड इशूड ओवरसीज, ये सभी के सभी आते हैं। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज एलिजिबल टू रिसीव एफसीवाई डिनोमिनेटेड ECB एंड INR डिनोमिनेटेड ECB? अभी हमने दो तरह की ECB की बात करी, एक तो FCY डिनोमिनेटेड और एक हमारा INR डिनोमिनेटेड। सवाल ये पूछ रहा है कि कौन एलिजिबल है, राइट। सो हु आर एलिजिबल टू रिसीव, यानी कौन एलिजिबल है इस दोनों ECB को रिसीव करने के लिए। ऑप्शन ए ओनली इंडियन एंटिटी, ऑप्शन बी ओनली फॉरेन एंटिटी, ऑप्शन सी बोथ इंडियन एंड फॉरेन एंटिटी, ऑप्शन डी ओनली एंटिटी विथ मिनिमम क्रेडिट रेटिंग। दोस्तों देखिए सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी बोथ इंडियन एंड फॉरेन एंटिटी। तो ये दोनों एलिजिबल होते हैं FCY डिनोमिनेटेड ECB को रेज करने के लिए, और इंडियन एंटिटी के लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अप्लाई होता है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इंडियन एंटिटी के लिए कि जो एंटिटी है ना वो कंपनीज एक्ट 1956 में रजिस्टर्ड होना चाहिए। पहला क्या है, कंपनी एक्ट 1956 में रजिस्टर्ड होना चाहिए। दूसरा क्या है कि एंटिटी के पास जो मिनिमम नेट वर्थ है
वो कम से कम 50 करोड़ का होना चाहिए, राइट। दिस शुड बी मोर देन और इक्वल टू 50 करोड़, राइट। और तीसरा पॉइंट क्या है, एंटिटी के पास अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का, और एंटिटी सारे रेगुलेशन से कंप्लाई करे। ये तो इंडियन एंटिटी का बात हो गया। यदि हम फॉरेन एंटिटी की बात करें तो उसके लिए भी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अप्लाई होता है यदि वो ईसीबी को ईसीबी लेना चाहती है। पहला कि ये जो एंटिटी है वो रेसिडेंट ऑफ कंट्री हो, जो कि मेंबर है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का, FATF का मेंबर होना चाहिए, ठीक है, या IOSCO का मेंबर होना चाहिए। IOSCO क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑफ सिक्योरिटी कमीशन, और एंटिटी के बाद अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड हो। तो ये सब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं। कुछ एंड यूज रिस्ट्रिक्शन भी है ईसीबी के लिए, राइट। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका, हु इज एलिजिबल, ऑप्शन नंबर सी, बोथ इंडियन एंड फॉरेन एंटिटी। Now let's see the next question that we have. Which entity can raise ECB as per the statement? Entity recognized as a startup by the central government, Port Trust, Unity and SEZ, SIDBI, Exim Bank, registered entity engaged in microfinance activity. Option D is all the above. बताइए क्या सही जवाब है इसका। सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी, ऑल द अबव, यानी सभी के सभी एंटिटी ECB को रेज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, लेट्स बिफोर कंटिन्यूइंग लेट्स मी इंट्रोड्यूस यू टू आवर CIB PDF plan. So if you are looking for in PDF of theory PDF, MCQs PDF, previous year questions and quick revision capsule, then you are at the right place. We have a plan exclusively designed for meeting your needs. So you can enroll in this particular course CIB PDF plan for 4 compulsory subjects. Also we provide PDF for our elective paper. What you need to do you just have to enroll in the particular app whose link is provided in the description section, or you can just search JIB and CIB made simple on Google Play Store. You will get an app link and install the particular app, and you are free to purchase this particular course. नाउ व्हाट इज द नेगेटिव लिस्ट फॉर यूटिलाइजिंग ECB प्रोसीड। तो दोस्तों सवाल ये पूछा जा रहा है कि क्या नेगेटिव लिस्ट है ECB प्रोसीड को यूटिलाइज करने का, क्या नेगेटिव लिस्ट है, दिस इज द क्वेश्चन। सो ऑप्शंस आर रियल एस्टेट एक्टिविटीज, ऑप्शन बी इज इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल मार्केट, ऑप्शन सी इज इक्विटी इन्वेस्टमेंट, एंड ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द अबव। तो बताइए ECB प्रोसीड को यूटिलाइज करने का जो नेगेटिव लिस्ट है वो इनमें से क्या है। सो दिस आर 4 ऑप्शंस व्हिच हैव बीन गिवन। देखिए करेक्ट आंसर है इसका ऑल ऑफ द अबव। मैं समझाता हूँ। जो नेगेटिव लिस्ट है उसके अंदर रियल एस्टेट एक्टिविटी, इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल मार्केट और इक्विटी इन्वेस्टमेंट, ये तीनों आता है। इसका मतलब ECB प्रोसीड को आप इन सभी पर्पज के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। दोस्तों नेगेटिव लिस्ट इसलिए लाया गया ताकि इंश्योर कर सकें कि जो ECB का प्रोसीड है ना वो प्रोडक्टिव पर्पज के लिए यूज हो, जिससे हमारा जो अर्थव्यवस्था है वो बूस्ट हो, राइट। तो इससे क्या होता है कि आप ECB के प्रोसीड को प्रिवेंट कर सकते हैं फ्रॉम बीइंग यूज फॉर स्पेकुलेटिव और अनप्रोडक्टिव पर्पस। देखिए दोस्तों ECB का जो प्रोसीड है वो किसी अनप्रोडक्टिव पर्पस के लिए या स्पेकुलेटिव पर्पस के लिए यूज ना हो। तो यदि आप ECB को रेज करना चाह रहे हैं तो इट इज़ इंपॉर्टेंट टू कंसल्ट योर लॉ एडवाइजर। एंड मैंने आपको कुछ परमिटेड यूज ऑफ ECB प्रोसीड का एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मान लीजिए गुड्स एंड सर्विस को इंपोर्ट करना है, डोमेस्टिक ऑपरेशन को फाइनेंस करना है, एग्जिस्टिंग रूपी लोन का रिपेमेंट है। सो इन दिस केस यू कैन यूटिलाइज ECB प्रोसीड। क्या वर्किंग कैपिटल पर्पस को फाइनेंस किया जा सकता है ECB के माध्यम से? दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। क्या वर्किंग कैपिटल फाइनेंस को ECB के माध्यम से फाइनेंस कैन ECB वर्किंग कैपिटल लोन बी फाइनेंस यूजिंग ECB? दिस इज द क्वेश्चन। सो लेट्स सी द ऑप्शन दैट वी हैव। ऑप्शंस आर यस ऑल फॉर एंटिटी, यानी सभी एंटिटी के लिए किया जा सकता है। यस ओनली फॉर फॉरेन इक्विटी होल्डर, नो फॉर ऑल एंटिटी, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। बताइए क्या सही जवाब है। सो कैन वर्किंग कैपिटल पर्पजेज बी फाइनेंस थ्रू ECB? दिस इज द क्वेश्चन। तो देखिए हमारा जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी है। जो हमारा करंट ECB का गाइडलाइन है जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इशू किया है, उसमें कहा गया है कि जो वर्किंग कैपिटल है उसे फाइनेंस कर सकते हैं, लेकिन बट ओनली बाय फॉरेन इक्विटी होल्डर। कंडीशन ये डाल दिया है कि केवल फॉरेन इक्विटी होल्डर ही ऐसा कर सकते हैं, राइट। तो फॉरेन इक्विटी होल्डर कौन होते हैं? वैसे होल्डर जो जिनके पास, वैसे एंटिटी जिनके पास दोस्तों पेड अप इक्विटी कैपिटल इंडियन बोरोवर कंपनी का कम से कम 51% हो। 51% ऑफ पेड अप इक्विटी कैपिटल
किस कंपनी का? इंडियन बोरोवर कंपनी का। इसका मतलब इंडियन एंटिटी केवल ईसीबी को रेज कर सकते हैं वर्किंग कैपिटल पर्पस फ्रॉम देयर फॉरेन इक्विटी होल्डर। ये वो अपने ईसीबी को वर्किंग कैपिटल के लिए रेज नहीं कर सकते दूसरे सोर्स से, जैसे फॉरेन बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। तो आरबीआई ने रेस्ट्रिक्शन इसलिए लगाया है ताकि इंडियन कंपनी को प्रिवेंट कर सकें कि वो ईसीबी के द्वारा डे टू डे ऑपरेशन को फाइनेंस करे। ऐसा इसलिए क्योंकि ईसीबी टिपिकली एक्सपेंसिव होता है डोमेस्टिक लोन से, और इसीलिए दोस्तों ये सूटेड नहीं होता है शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग नीड्स के लिए। सो दे आर नॉट सूटेड फॉर शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग नीड्स, सो दैट्स व्हाई रेस्ट्रिक्शन हैव बीन इम्पोज्ड। नाउ क्या जनरल कॉर्पोरेट पर्पस को फाइनेंस किया जा सकता है ईसीबी के माध्यम से? So let's see the options that we have. Options are yes, no, yes for all entity, none of them. तो यहाँ भी हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, ये किया जा सकता है, लेकिन फॉरेन इक्विटी होल्डर के लिए। क्या लोन का रिपेमेंट फाइनेंस किया जा सकता है ईसीबी के माध्यम से? ये भी किया जा सकता है फॉरेन इक्विटी होल्डर के लिए। क्या मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड होता है इस हर एक ईसीबी का, जिसमें जो कि स्टार्टअप के द्वारा रेज किया गया? तो दोस्तों स्टार्टअप के द्वारा जो रेज किया गया उसका 3 साल का मैच्योरिटी पीरियड होता है, राइट। क्या एमएएमपी होता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कंपनी का जो ईसीबी को रेज कर रही है $50 मिलियन पर फाइनेंशियल ईयर? Correct answer is option number B, that is 3 year. So friends, this is our app JIB and CIB made simple. You can install this particular app from Google Play Store. After installation you will get this type of interface. It is a user friendly interface, and if you have any query related to CIB, WhatsApp me on this particular number shown on the screen. Also you can like and share this particular video if you think this video is useful for your preparation, and do subscribe our channel so that video notification you will receive instantly. Thanks for watching.